आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी। ये जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़े, यहाँ पे हमने एग्रीगेट डिमांड टर्म यूज करनी है, एग्रीगेट डिमांड। और जब आप माइक्रो लेवल पढ़ते थे तब आप डिमांड के लिए ओनली डी टर्म यूज करते थे। माइक्रो में सिर्फ आप एक इंडिविजुअल या एक इंडिविजुअल मार्केट फर्म की डिमांड पढ़ते थे, और मैक्रो लेवल में आपने एग्रीगेट डिमांड यानी कि होल इकोनॉमी की डिमांड को पढ़ना है। और दूसरा, जब माइक्रो लेवल पे आपने डिमांड पढ़ी थी तो डिमांड का नेगेटिव स्लोप्स थी, ऊपर से नीचे आ रही थी। क्यों? क्योंकि वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का रिलेशन था, बिकॉज नेगेटिव था। प्राइस के बढ़ने के हम चीज पे डिमांड कम करते हैं। और जब मैक्रो लेवल पे पढ़ रहे हो आप एग्रीगेट डिमांड, आप देखते हो कि ये अपवर्ड स्लोपिंग है। अपवर्ड स्लोपिंग पॉजिटिव स्लोप है, अपवर्ड, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम इनकम और एग्रीगेट डिमांड का रिलेशन पढ़ रहे हैं। इनकम के बढ़ने पे आपकी एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होएगी। क्लियर? डायरेक्ट रिलेशन आ रहे हैं यहाँ पे। तो यानी कि आपके पास टॉपिक है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यानी कि हमने यहाँ पे सबसे पहले एक एग्रीगेट डिमांड टर्म आएगी आपके पास। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड यानी कि होल इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं उन सब के द्वारा जो डिमांड की जाती है। ठीक है? यानी कि आपके जो इकोनॉमी में 4 सेक्टर है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। चारों सेक्टर्स के द्वारा जो भी डिमांड की जाती है गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स की, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? आपको 1 मार्क्स पे टू द पॉइंट डेफिनेशन पूछी जा सकती है। व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर, मतलब प्लान, इसको हम प्लान किया जाता है कि हमने, ठीक है, विच आर प्लान टू बाय द ऑल द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी at a given level of income during a given period of time. Clear? Aggregate demand. तो यानी क्या पाना है? कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या क्या है? यानी कि उसका कंज्यूमर द्वारा जो डिमांड की जाती है, ठीक है। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट, प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट के लिए चीजों की डिमांड की जाती है। थर्ड, गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा जो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड की जाती है। फोर्थ, फॉरेन सेक्टर यानी कि नेट एक्सपोर्ट, इसमें लोगे आप नेट एक्सपोर्ट यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, ये आपके पास 4 कंपोनेंट है। पर अपने आपके टॉपिक में, सिलेबस में सिर्फ 2 कंपोनेंट में 2 सेक्टर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, 2 सेक्टर सिर्फ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी कि डिमांड, एग्रीगेट डिमांड हम क्यों करते हैं? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और दूसरा, इस टॉपिक में आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो अपने आप होनी ही होनी है, और वो पैरेलल टू ओएक्स आएगी। ठीक है, यानी कि अब आपके पास आ गया, जब भी आपने एग्रीगेट डिमांड, फिर आ गया आपके पास एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। जब भी आप इस रिलेशन को, इनकम और डिमांड के रिलेशन को ऐसे शेड्यूल टेबल में ड्रॉ करते हो तो दैट इज एग्रीगेट डिमांड। और जब आप इसकी एग्रीगेट डिमांड को उसको कर्व में शो करोगे, ठीक है, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन दोगे आप इसको, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, तो दैट इज इसका एग्रीगेट डिमांड कर्व। क्लियर? तो फिर अब आपके पास आ रहा है कि इसको शेड्यूल एग्रीगेट डिमांड कर्व है क्या, आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है। देखो, आपने यहाँ पे सबसे पहले कुछ बातों को दिमाग में रखना है। आपने इनकम 0 से स्टार्ट करनी है, बिकॉज क्योंकि हमने दिखाना है कि हम 0 लेवल की, 0 इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते ही करते हैं। वो हमारी ऑटोनोमस जो अपने करनी ही करनी है, चाहे हमारे पास पैसा है या नहीं है। ठीक है, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन, जिसको आप सी बार से डिनोट करते हो। ठीक है, ये आप यानी कि कहाँ से करते हो? फिर कंजम्पशन अपनी पिछली सेविंग यूज कर लोगे, नहीं सेविंग तो किसी से उधार लोगे, बोरो करोगे। यानी कि ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होती है, 0 लेवल इनकम पे होनी ही होनी है, और ये हमारी मिनिमम कंजम्पशन है। क्योंकि जब हमारे पास पैसा नहीं है तो नेचुरली हम मिनिमम चीज़ों की डिमांड करेंगे। क्लियर? यानी कि जब भी आपने टेबल में कुछ बातें याद रखनी है, फिर अपने आप आपका टेबल आगे बनता जाएगा। इनकम 0 से स्टार्ट करनी है तो आप उसमें 100 का गैप ले लो, 100, 200, 300, 400, 500। 0 लेवल इनकम पे आपने कुछ ना कंजम्पशन दिखानी है, जैसे कि 40 है। ठीक है, यहाँ पे वो जो कंजम्पशन है उसको एमपीसी, आपको मैं आगे बताऊंगी क्या होता है, उसको कांस्टेंट ले रहा है 0.80, यानी कि आपने इसमें 80 का गैप ले लेना है। 40 जैसे कंजम्पशन है, फिर 100 लेवल की इनकम है 120, 200, 220, 360, 450, 520, 80 का गैप आ रहा है। और यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, ये 20, इसको कांस्टेंट माना गया है। ठीक है, और ये होनी ही होनी है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। क्यों माना गया है? बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी के कारण। ठीक है, अब हमने 2 सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड पढ़नी है, सी प्लस आई।
ठीक है, यानी कि जब हम एग्रीगेट डिमांड निकालेंगे तो हम दोनों को ऐड करेंगे। एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई हमने ऐड करना है, यानी कि पहले आपके पास है 60, 140, 220, 300, 380, 460 और 540। ये आपके पास एग्रीगेट डिमांड आया जो इन दोनों को प्लस करके आया। यानी कि आपने एक बात नोटिस करनी है कि जीरो लेवल इनकम पे हमारी कुछ ना कुछ डिमांड करते ही करते हैं, दैट इज ऑटोनोमस कंजम्पशन है। ठीक है, फिर जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है, जैसे हमारी फिर इनकम 100 हुई, ठीक है, 100 करोड़ इकोनॉमी की, 120 हम कंज्यूम कर रहे हैं। अभी भी यहाँ पे हम 20 ज़्यादा है हमारी इनकम से, ये 20 हम अपनी पिछली सेविंग अभी भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यानी 120 है हमारी कंजम्पशन। फिर एक लेवल आपका आएगा जब आपकी इनकम 200 है, तो आप उस इनकम को पूरा यूज़ कर रहे हो, यानी कि जितनी आपकी इनकम है उसको आपने पूरा कंज्यूम कर लिया। ठीक है, यानी कि दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट बोला जाता है इसको। ब्रेक इवन पॉइंट जब इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन और इस समय आपकी सेविंग जीरो है, सेविंग जीरो। एपीसी इसको बोला जाता है, एपीसी इज इक्वल टू 1 है और एपीएस इज इक्वल टू 0, यानी कि सारी इनकम को आपने कंज्यूम कर लिया। और फिर जब आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, आपकी कंजम्पशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कंजम्पशन आपकी इंक्रीज हो रही है और साथ में देखोगे आप सेविंग करना स्टार्ट कर रहे हो। 20 आपकी सेविंग हो रही है, यहाँ पे भी आपकी सेविंग हो रही है, यहाँ पे भी आपकी सेविंग इंक्रीज हो रही है। और आप एक बात नोटिस करोगे, जब जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है, कंजम्पशन आपकी इंक्रीज होएगी नेचुरली, बट जो कंजम्पशन का रेट है वो कंजम्पशन उस रेट से इंक्रीज नहीं होएगी जिस लेवल से आपकी इनकम इंक्रीज हो रही है। क्यों? बिकॉज आप ऑलरेडी पहले सेटिस्फाई हो चुके हो, तो आप कितनी कुछ चीज़ों की डिमांड कर लोगे। ठीक है, यानी कि इनकम के बढ़ने पे कंजम्पशन पक्का इंक्रीज होगी, बट उतनी नहीं होगी आफ्टर कुछ टाइम जितने की इनकम में इंक्रीज हो रहा है। क्लियर? और यहाँ पे जो एमपीसी है हम कांस्टेंट मान रहे हैं बिकॉज ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, 0.80। ठीक है, ये आपके पास आ गया एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। अब आपके पास आ रहा है एक एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू ऑलवेज टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जब हम चीज़ों की डिमांड करते हैं, ठीक है, वो टोटल वैल्यू है ना उन गुड्स की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि जब हमारा एग्रीगेट डिमांड इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। अब आपके पास आ रहा है एग्रीगेट सप्लाई, यानी कि क्लियर, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू C प्लस आई है और एग्रीगेट सप्लाई आपको इसको आप कहोगे, यानी कि Y इज इक्वल टू C प्लस S, यानी कि हम अपनी इनकम को दो हिस्सों में बांटते हैं, या हम कंज्यूम कर लेते हैं उसको, या उसको हम जो कंज्यूम नहीं करते उसको हम सेव कर लेते हैं। दैट इज Y इज इक्वल टू C प्लस S। और जो एग्रीगेट सप्लाई की मीनिंग क्या है? एग्रीगेट सप्लाई मीन्स, ठीक है, ये एग्रीगेट सप्लाई है आपके पास टोटल वैल्यू, फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द प्रोड्यूसर आर, ठीक है, प्लान टू सेल एट ए ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये जो आप एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड पढ़ रहे हो, ये प्लान, हमारी प्लानिंग है कि हम कितनी डिमांड करेंगे, प्लान है, नॉट एक्चुअल। यहाँ पे भी जो एग्रीगेट सप्लाई है वो जितनी प्लानिंग करता है, यानी कि एक्सेंटे कह सकते हो वर्ड को, वो हम कितना प्लान कर रहे हैं, नॉट एक्चुअल। क्लियर? यानी कि एग्रीगेट सप्लाई आपके पास आएगी Y इज इक्वल टू C प्लस S। क्लियर? यानी कि जो हमने इनकम का कंज्यूम नहीं किया उसको हमने सेव कर लिया। यानी कि यहाँ पे आपके पास इनकम थी, इसी चार्ट से आप आगे सेविंग भी निकाल सकते हो। सेविंग यानी कि सेविंग आपकी कैसे निकलेगी? सेविंग यानी कि अगर आपके पास एक कोई भी आपको टर्म पता है तो आप उसको माइनस करके निकाल सकते हो। आपके पास Y भी है, C भी है, यानी कि जब आप इसको माइनस करोगे यानी कि -40, ठीक है, -20, क्लियर, 0 हो गया, फिर 20, 40, 60, 80, क्योंकि 0.80 आपकी एमपीसी थी और आपकी यहाँ पे सेविंग आपकी 20 आ रही है। ठीक है, यानी कि आपके पास आ रही है सेविंग। अब आपने एग्रीगेट सप्लाई, जो एग्रीगेट सप्लाई आपको पता है कैसे आती है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू C प्लस S। C प्लस S को आपने जोड़ते जाना है, C प्लस S, 40 प्लस -40, 0, 120 - 20, 100, यहाँ पे 0 है, फिर 200 ऐड करते जाना है आपने। ठीक है, आप एक बात नोटिस करोगे यहाँ पे जो आपकी इनकम है और एग्रीगेट सप्लाई दोनों आपस में बराबर है, बराबर चल रही है।
दैट्स वाई जब एग्रीगेट सप्लाई इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम, इज ऑलवेज इक्वल टू नेशनल इनकम आएगी यहाँ पे, इसको नेशनल इनकम भी कह सकते हो आप, ठीक है। यानी कि नेशनल इनकम कैसे, यानी कि नेशनल इनकम जब हम काउंट करते हैं, डोमेस्टिक इनकम जो हम काउंट करते हैं, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जितनी पेमेंट करते हैं हम, लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रेन्योर को जितनी पेमेंट की जाती है उसको हम जोड़ते हैं ना, दैट्स वाई जब हम सबको ऐड कर लेंगे तो दैट इज आपकी एग्रीगेट सप्लाई यानी कि नेशनल इनकम के इक्वल है। ये आपका शेड्यूल था। अब आपने इसको जब ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है, ग्राफ में क्या करना है, ओएक्स पे आपकी इनकम आ रही है करोड़ में, ओवाई पे एग्रीगेट डिमांड पहले बता रही हूँ आपको, बताया मैंने एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट है, सी प्लस आई, ठीक है। और यानी कि आई आपका मतलब कांस्टेंट है, यानी कि आई यानी कि ये पैरेलल टू ओएक्स जाएगा, पैरेलल टू ओएक्स है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस है, इतनी इन्वेस्टमेंट होनी ही होनी है, ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होनी ही होनी है। और ये जो कंजम्पशन, आप ध्यान से समझो, ये जो कंजम्पशन कर्व है आपकी, ये कंजम्पशन कर्व आपकी वाई एक्सिस को टच कर रही है। क्यों टच कर रही है, यानी कि आपकी जीरो लेवल इनकम पे भी आपकी ये कंजम्पशन थी, जीरो लेवल इनकम पे आप 40 कंज्यूम कर रहे थे, यानी कि जो आपका ये 40 था ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ये जो आपकी आ रही है ऑटोनोमस कंजम्पशन। और फिर आपने क्या करना है, आपको पता है एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई का जोड़ के बनेगा, ठीक है। ऑटोनोमस कंजम्पशन आपकी आ गई इतनी, उसी ऑटोनोमस कंजम्पशन में आपने जितनी वो आपकी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर और उतना लेके आपने एक कर्व शो कर देनी है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड, यानी कि एग्रीगेट डिमांड आपकी सी प्लस आई उन दोनों को जोड़ करके बनी है, ठीक है। ये आपकी वाई एक्सिस को टच करेगी, स्ट्रेट लाइन है और अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड। और ऐसे आपकी यानी कि क्लियर, आपको जीरो लेवल पे हमने कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही करना है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दैट इज यानी कि आपकी मिनिमम कंजम्पशन है एग्रीगेट डिमांड। और जो एग्रीगेट सप्लाई है ये आपकी ऐसे बनेगी, इधर आप इनकम ले रहे हो, यहाँ पे आपकी एग्रीगेट सप्लाई यानी कि आ रही है, ये आपकी हमेशा एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री के एंगल पे बनती है, 45 डिग्री के एंगल में, इसको लाइन ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, यानी कि हम इनकम को अपनी दो हिस्सों में बांटते हैं, सी प्लस एस, कंजम्पशन एंड सेविंग, क्लियर। अब आपके पास इसके आगे आ रहे हैं कि मतलब कंजम्पशन फंक्शन, यानी कि कंजम्पशन फंक्शन हमने पढ़ना है, हमने फिर सेविंग फंक्शन पढ़ना है। कंजम्पशन फंक्शन यानी कि कंजम्पशन किस चीज का फंक्शन है, कंजम्पशन इज ए कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। प्रोपेंसिटी का मतलब है आपकी एबिलिटी कितनी है, आप कितना कंज्यूम कर सकते हो, क्लियर। यानी कि कंजम्पशन फंक्शन इज इक्वल टू सी इज ए फंक्शन ऑफ इनकम, यानी कि हमारी कंजम्पशन हमारी इनकम पे डिपेंड करती है, ठीक है। ऐसे ही आपके आगे इसकी दो टाइप्स हैं, एपीसी यानी कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग टू लेवल ऑफ इनकम। एपीसी आपको रेशियो बता रहा है, सी अपॉन वाई, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। ऐसे ही एमपीसी क्या बता रहा है, एमपीसी आपको चेंज बता रहा है कि आपकी कंजम्पशन में कितना चेंज आ रहा है ड्यू टू चेंज इन इनकम। इट इज अ रेशियो मतलब जो भी चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कॉरस्पॉन्डिंग टू जो भी आपकी इनकम में चेंज आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपके पास सेविंग फंक्शन, सेविंग इज आल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, सेविंग इज आल्सो फंक्शन ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम को दो हिस्सों में बांटते हैं हम, सी प्लस एस, ठीक है। तो ऐसे ही एपीएस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपकी कैसे निकली, एपीएस यानी कि आपके पास निकली सेविंग अपॉन इनकम, ठीक है, रेशियो ऑफ सेविंग अपॉन इनकम। और ऐसे ही एमपीएस आपके पास कैसे निकली, एमपीएस इज इक्वल टू चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, ठीक है, क्लियर आपके पास। और दूसरा आपने कुछ बातों का और ध्यान रखना है, एपीसी जब भी आपने नोट ये करना है, एपीसी प्लस एपीएस इज आल्सवेज इक्वल टू 1, हमेशा इसकी वैल्यू 1 आएगी। छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, अगर आप एक भी चीज आपको मिसिंग है तो यानी कि 0.2 यानी कि एपीएस दे रखा है तो आप इसको 1 माइनस 0.2 यानी कि 0.8 एपीसी की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। और ये 1 क्यों है, कई बार ऐसा भी पूछा जाता है, बिकॉज 1 क्यों है, क्योंकि आप इनकम को दो हिस्सों में बांटते हो, सी प्लस एस, दोनों तरफ वाई से डिवाइड करोगे, जब आप वाई से हमने डिवाइड किया, इधर 1 सी अपॉन वाई आपके पास है एपीसी, एस अपॉन वाई इक्वल टू एपीएस। हमने प्रूव कर दिया कि एपीसी और एपीएस इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, ठीक है, आपने प्रूव कर दिया। ऐसे ही जो हमारे पास एमपीएस यानी कि चेंज यानी कि एमपीसी प्लस एमपीएस ये ऑलवेज इज इक्वल टू 1 कह रहा है, ठीक है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। कैसे, हमें पता है एमपीसी क्या होता है,
चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, ठीक है, प्लस यानी ये चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम, यानी कि जब इनकम को हम दो हिस्सों में बांट रहे हैं ना, तो जब हमारी इनकम में चेंज आएगा, जब हमारी इनकम में चेंज आएगा तो इन दोनों में भी चेंज आएगा। क्लियर। अब डिवाइडेड बोथ साइड बाय, हमने जो वाई डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया, इधर आपके पास 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू, ये किसका फार्मूला है, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, एमपीसी प्लस एनपीएस, यानी कि हैंस प्रूव्ड हमने कि एमपीसी और एनपीएस इज ऑलवेज जो उनका सम है 1 होता है, यानी कि कोई भी आपको अगर एक वैल्यू मिसिंग है तो आप दूसरी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। नाउ वी विल डिस्कस द वैल्यू ऑफ एपीसी, एपीएस, एनपीसी एंड एमपीएस। यानी कि कह रहा है एपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, लेस देन 0 नहीं हो सकती। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। हम 0 लेवल इनकम पे भी कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी 0, और कभी भी कंजम्पशन आपकी 0 नहीं होती बिकॉज ऑटोनोमस कंजम्पशन। 0 लेवल इनकम पे आप कुछ ना कुछ कंजम्पशन करते ही करते हो। और एपीसी की वैल्यू 1 हो सकती है एट दिस पॉइंट, जब अपनी पूरी इनकम को कंज्यूम कर लेते हो, पूरी इनकम को आपने कंज्यूम कर लिया, दैट इज एपीसी इज इक्वल टू 1। ब्रेक इवन पॉइंट पे आपके एपीसी 1 है। और मोर देन 1, यस, एपीसी जो वैल्यू मोर देन 1 भी हो सकती है। एपीसी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? कंजम्पशन अपॉन इनकम, यानी कि कंजम्पशन ज्यादा है हमारी इनकम से, यानी कि जब कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा है, यानी कि बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट, ये जो आपके पास आ रहा है दैट इज आपके पास एपीसी ग्रेटर देन 1 है। क्लियर। फिर ऐसे ही आपके पास अब आ रहा है एपीएस, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव नेगेटिव हो सकती है, ठीक है, यस। जब आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन हो रही थी तो आपकी कहाँ से पैसा यूज कर रहे थे? अपनी पुरानी सेविंग से, यानी कि वो आपकी डिस सेविंग, यानी कि जो एपीएस है वो नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। 0 किस पॉइंट पे? जब ब्रेक इवन पॉइंट पे सारी इनकम को आप कंज्यूम कर रहे हो, तब आपकी जो सेविंग है वो 0 हो रही है, ठीक है। और 1, एपीएस कभी भी 1 नहीं हो सकती बिकॉज, क्योंकि कभी भी आप अपनी सारी इनकम को सेव नहीं करते, कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, बिकॉज इनकम को कंजम्पशन प्लस सेविंग 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फिर कभी भी एपीएस मोर देन 1 नहीं होती, बिकॉज व्हाई? बिकॉज जो सेविंग है कभी भी आपकी ग्रेटर देन इनकम नहीं हो सकती। क्लियर। ऐसे अब आपके पास आ रहा है एमपीसी और एमपीएस। एमपीएस की वैल्यू कभी भी, एमपीसी की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। देखो नेगेटिव नहीं होगी, क्यों? बिकॉज आपको पता है एमपीसी और प्लस एमपीएस दोनों को जोड़ के 1 बनता है। अगर हम कहते हैं कि एमपीसी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, सपोज हमने कहा कि एमपीसी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो यानी कि आपके पास एमपीएस ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। वो तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज कभी भी चेंज इन जो सेविंग है आपकी चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर। यानी कि कभी भी आपके पास एमपीसी है वो नेगेटिव नहीं होगा, एज बिकॉज सेविंग, चेंज इन सेविंग कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम, ठीक है। 0 हो सकती है जब आप अपनी सारी इनकम को सेव कर लेते हो, जो चेंज इन इनकम हुआ है उस सारी को आप सेव कर रहे हो, दैट जब आपस में इक्वल है तो आपके पास एमपीसी 0 है। 1 भी हो सकती है जब आप अपनी सारी चेंज इन इनकम है, जब आपकी इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन है। और मोर देन 1 भी नहीं होगी, नो, बिकॉज चेंज इन कंजम्पशन, जो चेंज इन कंजम्पशन है आपके पास, जो चेंज इन कंजम्पशन है ये कैन नेवर बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। 1 से ज्यादा तभी होगी ना जब आपके पास ये वैल्यू ज्यादा है, नीचे वाली कम है, तो यानी कि चेंज इन कंजम्पशन कभी भी आपके पास चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं होगी। ऐसे ही एमपीएस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी मोर देन चेंज इन इनकम, ठीक है। इसकी वैल्यू 0 हो सकती है जब आपकी चेंज इन कंजम्पशन इक्वल टू चेंज इन इनकम आ रहा है, ठीक है ना, जितनी चेंज आपकी इनकम में आप सारा कंज्यूम कर रहे हो तो आपकी एमपीएस 0 है। 1 भी हो सकती है जब आप, यानी कि जितना चेंज इन इनकम आ रहा है वो आपके सारा चेंज इन सेविंग के बराबर है, आप यानी कि कुछ कंज्यूम नहीं कर रहे। फिर मोर देन 1 भी नहीं हो सकती, बिकॉज जो भी आपकी जो चेंज इन सेविंग है, चेंज इन सेविंग कभी भी आपकी चेंज इन इनकम से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी कि आपके चार्ट का कंक्लूजन क्या निकला कि जो एमपीसी और एमपीएस की वैल्यूज हैं ये हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करेंगी, ठीक है। और जो एपीसी है नेगेटिव, ठीक है, और जो एपीसी नेगेटिव भी नहीं हो सकती, 0 भी नहीं हो सकती, ठीक है, ये ग्रेटर देन 1, कई बार 1 को रिलेटेड लेके क्वेश्चन आ जाता है। एमपीसी और एमपीएस की वैल्यू यानी कि कभी भी आपके पास मोर देन 1 नहीं होगी, उसकी वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी। और जो एपीसी है ये ग्रेटर देन 1 हो सकता है आपके पास, एपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है। और एपीएस की वैल्यू जो आपके पास इवन लेस देन 1 भी हो सकती है,
एपीएस की वैल्यू, यानी कि नेगेटिव तो हो ही सकती है, जीरो भी हो सकती है और लेस देन 1 भी हो सकती है। जैसे एपीएस आपके पास 0.20 है, लेस देन 1 ही है ना, पॉजिटिव वैल्यू है, बट ठीक है, यानी कि एपीएस लेस देन 1 हो सकती है। क्लियर? एपीसी पहली दो नो, यस, ऐसे वो यस, दो नो, ये दोनों ऊपर नीचे नो, ठीक है, और बीच का पोर्शन 0 और 1 वाला यस यस यस। अब आपके पास ये आ रही है कंजम्पशन इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। हमें पता है कंजम्पशन का इक्वेशन फंक्शन क्या पता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीएस और इनटू वाई, यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि बी इंटू वाई, यानी कि यह जो आपकी कंजम्पशन है, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन एक फंक्शन है, यानी कि आपके कंजम्पशन को दो हिस्सों में आप डिवाइड कर रहे हो। ये तो आ रही है आपकी ऑटोनोमस कंजम्पशन जो आपकी होनी ही होनी है, जीरो लेवल इनकम पे आपकी होनी ही होनी है। दूसरी है ये ऑटोनोमस है, दूसरी आपकी इंड्यूस्ड, सॉरी ये एमपीसी, यानी कि इंड्यूस्ड, यानी कि जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है, इंड्यूस्ड मतलब आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ती गई आपकी कंजम्पशन भी बढ़ती गई। ये जो स्लोप ऑफ सी है ये आपके पास एमपीसी को शो कर रही है, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन को, चेंज इन कंजम्पशन कितना आ रहा है, चेंज इन इनकम के कारण, ठीक है। एमपीसी अगर वैल्यू ऑफ हायर होगी तो उसकी स्लोप भी उतनी स्टेप की बनेगी, ठीक है। क्लियर आपको? और जैसे ही आपको पता है, अब आपके पास इक्वेशन ऑफ सेविंग का भी निकाल सकते हो। आपको पता है वाई जो अपनी इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे हो, कंजम्पशन प्लस सेविंग, ऐसे ही सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। अब आपके पास सी की वैल्यू पुट कर दोगे ना जब इसमें, तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस यहाँ पे इसको आप 1 माइनस बी लिख सकते हो इंटू वाई, या ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस ये एमपीएस इंटू वाई। तो ये अपने ख्याल रखना है, क्योंकि पता है हमें 1 माइनस पी एमपीसी इक्वल टू एमपीएस है, ठीक है। यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन इसलिए लगाया है बिकॉज हम जो ऑटोनोमस कंजम्पशन कर रहे हैं, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन हम कहाँ से कर रहे हैं, हमारी नेगेटिव सेविंग, पिछली सेविंग को यूज कर रहे हैं, यानी कि हमारी सेविंग जो है नेगेटिव जा रही है, ठीक है। और ये दोनों आपकी जो आपके पास वैल्यूज दे रखी हैं तो आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकाल सकते हो, ठीक है। और ये दोनों जो कर्व है, एक होती है सेविंग कर्व और कंजम्पशन कर्व, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि आप अगर आपके पास एक आपको वैल्यू नोन है तो आप दूसरी की भी ड्राइव कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन के बाद आपको लॉन्ग में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, या डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व फ्रॉम सेविंग कर्व, दोनों हम कर सकते हैं केसेस, ठीक है। पहले जैसे आपके पास ये ओ एक्स एक्सिस पे आपके पास इनकम है, ओ वाई पे आपके पास कंजम्पशन है, हमें पता है एस एग्रीगेट सप्लाई इनकम है, और ये आपके पास सीसी कंजम्पशन कर्व है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और आपने क्या करना है, जहां पे आपके ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है, या फिर पहले आप ऐसे कर सकते हो, जहां पे आपकी कंजम्पशन और इनकम आपस में बराबर आ रही है, ब्रेक इवन पॉइंट पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाना है, नीचे जो अपनी एक्सिस ड्रा किया है उसके उसके एक्सिस को टच करना चाहिए, ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ। तो फिर आपने क्या करना है, और आपने एक पॉइंट ड्राइव करना है जो ऑटोनोमस कंजम्पशन का जितना आपके पास गैप आ रहा है उसी गैप को आपने वाई एक्सिस पे जो आपने सेविंग ली है उसको अपने नेगेटिव स्लोप नीचे नेगेटिव एक्सिस पे लेके जाना है, ठीक है, उतना गैप आपने लेना है। और फिर आपने जो 0 पॉइंट आपके पास आ रहा था उसने आप इन दोनों पॉइंट्स को आपने मतलब ज्वाइन कर देना है, और फिर आपने उसको आगे ले जाना है, दैट इज सेविंग कर्व, यानी कि आपने डेरिवेशन ऑफ सेविंग कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व। ऐसे ही आप कंजम्पशन कर्व की डेरिवेशन भी सेविंग कर्व से कर सकते हो। वैसे ही आपने पहले एक्स एक्सिस ड्रा किया, यहाँ पे आपने इनकम और सेविंग ली, ठीक है, आपने एक पॉइंट लेना है एक्सिस जो 0 पे टच कर रहा है, तो फिर आपने यहाँ पे पॉइंट लेना है, जितना आप यहाँ पे जिस सेविंग ले रहे हो वहाँ पे आपने उतनी आपने ऑटोनोमस कंजम्पशन शो करनी है, तो ठीक है, ऑटोनोमस कंजम्पशन शो करनी है। जहाँ भी आपकी ये 0 पॉइंट आ रहा है वहाँ पे आपने इनकम और कंजम्पशन को आपस में इक्वल बताना है, तो यानी कि सेविंग कर्व से भी आप कंजम्पशन कर्व को ड्राइव कर सकते हो। सिंपल एक बार मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखा देती हूँ। जैसे ये आपके पास यहाँ पे इनकम है, ठीक है, यहाँ पे कंजम्पशन है, ये मैं पता है एग्रीगेट सप्लाई है, इनकम है, ये आपके पास कंजम्पशन का, ठीक है, यहाँ पे टच कर रही है, कट कर रही है आपस में, यानी कि एपीसी यानी ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे आपने नीचे परपेंडिकुलर गिराना है, वो जो आपने परपेंडिकुलर गिराया है आपने उसको एक्स एक्सिस पे टच करना है, ऐसे टच कर दिया, और यहाँ पे जो आपके पास गैप आ रहा है ऑटोनोमस कंजम्पशन, वहाँ पे आपने उतना गैप इसे नीचे ले जाना है, और वहाँ पे आपने उसको ऐसे ड्रॉ कर देना है, तो जो आपके पास आ जाएगी सेविंग कर्व, रफ एंड टफ इजीली फटाफट आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसको कि आई से डिनोट किया जाता है। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू चेंज इन कैपिटल स्टॉक, यानी कि एडिशन कितना आ रहा है कैपिटल स्टॉक में, यानी कि कोई मशीनरी को परचेज की जा रही है, कहीं कोई बिल्डिंग लैंड जो भी खरीदी जा रही है, यानी कि दैट इज इन्वेस्टमेंट।
इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एडिशन टू चेंज इन स्टॉक, ठीक है, चेंज इन कैपिटल। क्लियर। ये जो आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है आपके पास दो टाइप की है, एक होती है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि आपके पास ये इन्वेस्टमेंट है, यानी कि यहाँ पे आपकी इन्वेस्टमेंट है वाई एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपकी इनकम है। यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होती है जब आपको लगता है कि इनकम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो, आपको लगता है कि प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हो रहा है, यानी कि ये हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगी इन्वेस्टमेंट कर्व इसकी हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग होगी, यानी कि मोर इनकम है तो मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरी होती है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट होनी ही होनी है इकोनॉमी में, यानी कि उसकी फिर आपके पास शेप आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये वाली इन्वेस्टमेंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी, ठीक है, यानी कि जितनी मर्जी इनकम हो आपकी इन्वेस्टमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, इंड्यूस्ड जो अपने प्रॉफिट से मोटिवेटिव होके की, और ऑटोनोमस जो अपने आप होनी है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाती है और ये ज़्यादातर गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा की जाती है। इसकी जो स्लोप है अपवर्ड स्लोपिंग जा रही है, इसकी जो स्लोप है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। क्लियर। अब फिर इसके बाद आपके पास आ रहा है कि इन्वेस्टमेंट के डिटर्मिनेंट्स। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन किन बातों को ध्यान में रखते हैं, उसके दो डिटर्मिनेंट्स आ रहे हैं, MEI यानी कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि आपने पैसा लगाया है तो आपको उसके कितने रिटर्न मिल रहे हैं, ठीक है ना। आपने अगर मशीनरी खरीदी है तो मशीनरी से आपको कितना फायदा आ रहा है, उसकी एफिशिएंसी क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। दूसरा आ रहा है आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आपने पैसा कहीं से बोरो किया है तो आपने उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है, तो ठीक है। जबकि इन्वेस्टमेंट आपने करनी है, आप दोनों डिटर्मिनेंट्स को देखोगे, आप देखोगे अगर तो आपकी MEI मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। आपने बोरो किया पैसा, या अगर आप बैंक में भी जमा करा रहे हो, जमा करवाते हैं तो आपको सेक्रीफाई करना पड़ रहा है अपने इंटरेस्ट का, ठीक है ना। यानी कि आप ये देखोगे जब मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि अगर आपको रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं, अगर पैसा इन्वेस्ट करने से रिटर्न ज़्यादा मिल रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, ठीक है। तब तक करते जाओगे तब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाते, ठीक है। यानी कि अगर आपको रिटर्न अच्छे मिलेंगे तभी आप इन्वेस्ट करोगे ना पैसा अपना, क्लियर। वो हमेशा आपके ग्रेटर देन है, तब तक करते जाओगे जब तक ये इक्वल नहीं हो जाता, क्लियर। और इसके बाद आपके पास ये टर्म इसमें यूज की जाएंगी एक्स एंटे एंड एक्स पोस्ट। एक्स एंटे सेविंग, ठीक है, और एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट। एक्स एंटे यानी कि जो आप सारा मैंने टॉपिक बताया प्लान, उसके ऊपर कर रहे हैं, प्लान एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट, ठीक है ना। यानी कि एक्स एंटे यानी कि जो आप प्लान कर रहे हो, इसका दूसरी सिमिलर टर्म आएगी एक्स एंटे सेविंग जो आप प्लान कर रहे हो, यहाँ एक्स एंटे इन्वेस्टमेंट यानी कि जो प्लान किया जा रहा है कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। सिमिलर टर्म आ गई इसकी एक्स एंटे की, प्लान, डिजायर्ड, वॉलंटरी एंड इंटेंडेड, ठीक है। उधर एक्स पोस्ट यानी कि जो आपको एक्चुअल में जो एक्स पोस्ट सेविंग जो एक्चुअल में हुई, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हुई, ठीक है। यानी कि एक्स पोस्ट की सिमिलर टर्म आ गई आपके पास, एक्चुअल तो है ये रियलाइज्ड, ठीक है। जब भी हमने इकोनॉमी में जब भी इक्विलिब्रियम होगा तो आपकी एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल होनी चाहिए, तब इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम होगा। और ये जरूरी नहीं है कि हर समय इक्विलिब्रियम हो, यानी कि आपकी सेविंग इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा हो सकती है, इन्वेस्टमेंट सेविंग से कम हो सकती है, ठीक है ना। बिकॉज ये दोनों सेविंग किसके द्वारा की जाती है, हाउस होल्ड द्वारा, और ये इन्वेस्टमेंट फर्म्स के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा की जानी है। और ये स्मॉल भी हो सकती है, सेविंग हम स्मॉल प्रोपोर्शन में भी करते हैं, ये लार्ज स्केल पे की जाती है ज़्यादातर, ठीक है। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर समय इनसे एक्स एंटे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वल हो, पर इक्विलिब्रियम तभी होगा जब दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। और दूसरा जो एक्सपोस्ट है, एक्सपोज सेविंग और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट ऑल दी लेवल ऑफ इनकम पे बराबर होती है, बिकॉज। और दूसरा जो आपके पास एक्सपोज सेविंग है ना, एक्सपोज सेविंग के अंदर प्लान और अनप्लान दोनों सेविंग ऐड होती हैं, और एक्सपोज इन्वेस्टमेंट में प्लान और अनप्लान दोनों का ये ऐड किया जाता है, क्लियर। और फिर अब आपके पास इसके बाद आ रहा है कि फुल एम्प्लॉयमेंट, एक टर्म आपके पास आएगी फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन इन विच ऑल दोज पर्सन who wants to work at existing wage rate, जो अपनी काम करना चाहते हैं existing wage rate पे, और at getting work, उनको काम मिल रहा है, ठीक है। यानी कि दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन, ठीक है। और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कह रहा है ये नहीं होता, फुल एम्प्लॉयमेंट एक इम्पॉर्टेंट ये टर्म है, फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन
डजेंट मीन जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसमें 100% एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि उसमें जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट डजेंट मीन जीरो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर कुछ अनएम्प्लॉयमेंट होती हैं और वो टेम्परेरी है, ठीक है। यानी कि कौन कौन सी होती है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि ड्यू टू इमोबिलिटी ऑफ लेबर, कोई लेबर है एक जगह से उसकी ट्रांसफर है, उसको जाने में टाइम लग रहा है, या कुछ भी है, कोई टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है, टेक्नोलॉजी नहीं सॉरी, कोई भी और मतलब कोई प्रोसेस में कुछ, यानी कि उसको इमोबिलिटी ऑफ लेबर है, जान उस जगह पे जाने में टाइम लग रहा है, तो दैट इज वो जितनी देर के लिए अनएम्प्लॉय रह रहा है, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजी, यानी कि कंप्यूटराइज हो गया वो सिस्टम, तो लोगों को थोड़ा सा उसको लर्न करने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस समय जो टाइम पीरियड है वो जो अनएम्प्लॉयमेंट है दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और ये दोनों अनएम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी है, ठीक है। यानी कि और इन दोनों की प्रेजेंस, यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर दोनों अनएम्प्लॉयमेंट की प्रेजेंस होती है और उसको बोला जाता है नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नोट डाउन कर लो, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और दूसरा एक और खास बात, जब भी आपने अनएम्प्लॉयमेंट जब हम बात करते हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट में कंसिडर ओनली इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एक वो अनएम्प्लॉयमेंट दो टाइप के, जैसे कि अब कैसे कि वॉलंटरी, जो लोग अपनी मर्जी से फ्री बैठे हैं, काम ही नहीं करना चाहते, उनको काम मिल रहा है, अपनी मर्जी से फ्री बैठे हैं, ठीक है। एक होता है इनवॉलंटरी जो काम करना चाहते हैं, विलिंग टू वर्क बट नॉट गेटिंग वर्क, उनको काम मिल नहीं रहा, वो इसलिए फ्री बैठे हैं, अनएम्प्लॉयड है। यानी कि इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को हमेशा हमने कंसिडर करना है जब भी हमने अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा को देखना होता है। क्लियर? अनएम्प्लॉयमेंट में हमेशा हमने इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को कंसिडर करना है। क्लियर? अब हमने अपने टॉपिक में डिस्कस करना है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू केन्सियन उसकी दो अप्रोचेज हैं। व्हेन आपके पास एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ये प्लान्ड है मतलब, ठीक है, एक्सेंटे, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। और हमें पता है एग्रीगेट डिमांड यानी कि C प्लस आई इसके कंपोनेंट है, और एग्रीगेट सप्लाई C प्लस एस, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको फिर इधर लेके जाओगे तो C कट गए आपस में, यानी कि इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। यानी कि ये दो अप्रोचेज हैं केन्सियन के इक्विलिब्रियम डिटरमिन की, व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई और इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग। क्लियर? प्लान। और ये जो इसका है, इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। अजम्पशन क्या है? वही टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं हम, और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, प्राइस इज कांस्टेंट, वही जो हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम जो डिटर्मिनेशन की, ये शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं। क्लियर? ये इसकी अजम्पशन है। अब आपके पास वही रहेगा, ये जो चार्ट बार बार यही चार्ट आपका रिपीट होना है, इसको कुछ मैं बार बार फिर बोल रही हूँ, याद करने की जरूरत नहीं है। बस इनकम आपने जीरो से शुरू करनी है, 100 दिखानी है, 100 का इंक्रीमेंट दिखाते जाओ। कंजम्पशन दिखाना बस जीरो लेवल पे कुछ ना कुछ है, 80 से इंक्रीज करते जाओ, बिकॉज MPC इज 0.80। सेविंग, ठीक है, आपके पास जब माइनस करोगे आपके पास सेविंग आ जानी है। इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है और कांस्टेंट दिखा रहे हो 40। और आपको पता है एग्रीगेट डिमांड C प्लस आई को ऐड करके आएगी, C प्लस आई को ऐड करके आपके पास एग्रीगेट डिमांड आती जाएगी। और एग्रीगेट सप्लाई C प्लस एस को जब ऐड करोगे तो आपके पास एग्रीगेट सप्लाई आती है। क्लियर? अब यहाँ पे हम रिमार्क दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि यानी कि यहाँ पे आपके पास देखोगे कि आपका यहाँ पे आपकी जो है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई बराबर है, और यहाँ पे आपका सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इक्वल है, यानी कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ठीक है। इससे पहले क्या हो रहा था, आप नोटिस करोगे एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई है, और बाद में एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। चार्ट को, टेबल को, शेड्यूल को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस पे आप बना सकते हो। अब हम डायग्राम पे आते हैं इसकी। हमें पता है डायग्राम में हमने OX एक्सिस पे इनकम एम्प्लॉयमेंट आउटपुट ले रखी है, OY पे फर्स्ट डायग्राम में आपके पास एग्रीगेट डिमांड है। तो ये हमें पता है ये जो हमारी है एग्रीगेट सप्लाई जो आपकी है AS 45 डिग्री पे है। क्लियर? लाइन ऑफ रेफरेंस। और जो एग्रीगेट डिमांड हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है, यानी कि दिस वन इज आपकी एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? यानी कि एग्रीगेट डिमांड जिस पॉइंट पे एग्रीगेट सप्लाई को कट कर रही है दैट इज इक्विलिब्रियम,
और ये आपके पास आ रही है इफेक्टिव डिमांड भी बोला जाता है इसको, इफेक्टिव डिमांड। क्लियर? और आप देखोगे, ठीक है, यहाँ तो इतना क्लियर आपको, फिर आपने यहीं से एक परपेंडिकुलर गिराना है और नीचे आपने क्या ड्रॉ करना है, आपको पता है इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस जाएगी और यहाँ पे आपने जहाँ पे इसका इक्विलिब्रियम है वहां पे आप एक परपेंडिकुलर गिराना है, यहाँ पे डॉट आ रही है, वहां से आपने सेविंग कर्व को ड्रॉ करना है। इसमें आपसे इसने सेविंग कर्व को ऐसे ड्रॉ कर देना है, सेविंग कर्व, ठीक है, यानी कि ये आपके पास नेगेटिव आ रही है बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्लियर? ये आपके पास इन्वेस्टमेंट और सेविंग का। अब आपने ध्यान से जो कंक्लूजन है जो टॉपिक का, जहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ध्यान से सुनो। ये आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपकी जो प्लान, जो फर्म की जो प्लान, इकोनॉमी की जो प्लान एग्रीगेटेड डिमांड है इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, यानी कि डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है, यानी कि इक्विलिब्रियम से पहले आपके पास, इक्विलिब्रियम से पहले डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, यानी कि क्या हो रहा है, लोग चीजों की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोग चीजों की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि जो आपकी जो सेविंग है, यानी कि सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, प्लान्ड सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है। क्लियर? ये देखो, यानी कि सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट, यानी कि चीजों की डिमांड ज्यादा हो रही है, चीजों की डिमांड ज्यादा हो रही है, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, जो आपके पास फार्म के पास जो प्लान्ड इन्वेंट्री थी, जो सोचा था जो हमारे पास इतना स्टॉक होगा, प्लान इन्वेंट्री क्या होगी, वुड फॉल, यानी कि जो उन्होंने सोचा था हमारा स्टॉक इतना, प्लान्ड स्टॉक था होगा इतना, वो वुड फॉल, वो फॉल कर जाएगा बिकॉज क्योंकि डिमांड ज्यादा है, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, लोग सेविंग कम कर रहे हैं चीजों की ना, डिमांड ज्यादा कर रहे हैं चीजों की, ठीक है, तो इन्वेंट्री वुड फॉल, तो उसको इक्विलिब्रियम में पहुंचने के लिए क्या करेंगी फर्म्स, क्या करेंगी, अपनी एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगी, यानी कि आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज करेंगे यहां पर पहुंचने के लिए, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन तक पहुंचने के लिए। और इसके बाद अगर आप दूसरा देखो, यानी कि दूसरी सिचुएशन आपकी आ रही है, इक्विलिब्रियम के बाद जो है एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई इज ग्रेटर देन एग्रीगेट डिमांड, यानी कि सप्लाई ज्यादा है, लोग चीजों की डिमांड कम कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, यानी कि डिमांड चीजों की कम हो रही है, मींस सेविंग इज, ये प्लान्ड सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट, सेविंग आपके पास लोग ज्यादा कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट इज, ठीक है, प्लान्ड सेविंग इज ग्रेटर देन प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या करेगी फर्म, क्या करेगी, यानी कि उसका जो प्लानिटरी था, प्लानिटरी जो सॉरी प्लान इन्वेंट्री थी, ठीक है ना, प्लान इन्वेंट्री वुड राइज, यानी कि सप्लाई ज्यादा हो रही है, डिमांड कम हो रही है। क्लियर? यानी कि जो उन्होंने इन्वेंट्री अपनी प्लान की थी, प्लान इन्वेंट्री वुड राइज अबव द डिजायर्ड लेवल, ठीक है, जो होनी चाहिए थी उससे, उसकी जो इन्वेंट्री है ज्यादा है, और इसको वापस इक्विलिब्रियम में करने के लिए फर्म क्या करेंगी, अपनी एम्प्लॉयमेंट को कम कर देंगी, जिससे कि आउटपुट भी कम होगी और इक्विलिब्रियम की सिचुएशन तक पहुंचने के लिए। क्लियर? यानी कि क्या होगा, जब आपके पास प्लान एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है, तब उसमें हमें सेविंग, प्लान सेविंग इज लेस देन प्लान इन्वेस्टमेंट। कैसे बढ़ना है, बिकॉज उनके पास जो इन्वेंट्री वुड जो उसकी है फॉल, यहाँ पे फॉल करेगी, ठीक है, उसको इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे ज्यादा और आउटपुट इंक्रीज करेंगे। इधर प्लान इन्वेंट्री वुड राइज है, तो उसको कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट और कम की जाएगी। ये थी दो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन। अगर आपको अकेला एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई पे क्वेश्चन पूछा जाता है अप्रोच पे, तो आपने ठीक है ये चार्ट देख के सिर्फ यहाँ एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का दिखा देना है। अगर आपको सेविंग इन्वेस्टमेंट का पूछा जाता है तो आपने साथ में ये चार्ट, ये वाला कंक्लूजन दे देना इतना, ठीक है, क्लियर। और एक बात और जो हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, केन्सियन के अकॉर्डिंग ये जो इक्विलिब्रियम है ये जरूरी नहीं है कि एट द लेवल ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट है। जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहते हैं जो भी इक्विलिब्रियम होगा इकोनॉमी में तो फुल एम्प्लॉयमेंट होगा, तो केन्स के अकॉर्डिंग जो इक्विलिब्रियम है वो बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता है, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम भी हो सकता है, जिसको हम बाद में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी। क्लियर। अब हमने डिस्कस करना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट किया जाता है। ये में क्या बताता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। कि इकोनॉमी में आपके पास चेंज इन इन्वेस्टमेंट हुई तो उससे चेंज इन इनकम आएगा, ठीक है, नेचुरली है, इन्वेस्टमेंट में चेंज आने से, इंक्रीज होने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, तो चेंज इन नेशनल इनकम आया। तो कितना इनकम आएगा, इट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ के। मान लीजिए इकोनॉमी में 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, 10 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो जो इनकम इंक्रीज हुई वो 100 करोड़ हुई, ठीक है।
तो यानी कि के की वैल्यू आपके पास में कितनी आई, के इज इक्वल टू 100/10 यानी कि 10, यहाँ हियर के इज 10। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और ये जो के है, ये आपके पास के का एमपीसी के साथ क्या रिलेशन है, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। इसका एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के साथ के का डायरेक्ट रिलेशन है, मोर कंजम्पशन मोर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और के का एमपीएस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव के साथ इनवर्स रिलेशन है, उल्टा, इसकी वैल्यू ज्यादा है, अगर सेव ज्यादा करें तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, ठीक है, के की वैल्यू कम है। यानी कि कहने का मतलब के को आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, इसका के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी, और इस तरीके से आपका तीनों से आंसर सेम आएगा। हम आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जाएंगे तो आपने देख लेना है कि कौन सा तब आपको मतलब एप्लीकेबल है, ठीक है ना, क्लियर। और एक बात और है, जो वैल्यू ऑफ के है, जो के की वैल्यू हमेशा 1 टू इन्फिनिटी है। 1 कब होएगी, जब ये आपके पास ये एमपीसी 0 है, जब आप यहाँ पे 0 पुट कर रहे हो तो ही यानी कि 1/1, जब यानी कि एमपीसी जब आपके पास एमपीसी आपके पास जब 0 है तो के की वैल्यू 1 है, यानी कि यहाँ पे एमपीएस 1 हो गया, ठीक है ना। तो इन्फिनिटी कब होएगी, इन्फिनिटी कब होएगी, जब आपके पास एमपीसी 1 होएगा, 1/1 माइनस 1 0 हो गया, 1 यानी कि इन्फिनिटी। जब एमपीसी 1 है तो के की वैल्यू इन्फिनिटी है, एमपीसी 1 है यानी कि एमपीएस 0 है, ठीक है, क्लियर। ये आपके साथ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। और इसके बाद इसकी आ रही वर्किंग और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या है। इसकी वर्किंग पे अपने ये ध्यान रखना है कि जब इकोनॉमी में हम नेचुरली इन्वेस्टमेंट हो रही है, इनकम होएगी जनरेट, ठीक है, जो इनकम है, ठीक है, जब अपना वो नेक्स्ट जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे नेचुरली, तो जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो किसी की इनकम बन रही है ना वो, ठीक है, ध्यान से देखिए। यानी कि 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई, इन्वेस्टमेंट की हमने 100 करोड़ इनकम मतलब किसी को मिला, ठीक है ना, 100 करोड़ इनकम जनरेट हुई तब। अब ये क्या है, आप देखोगे यहाँ पे इस टेबल में आपको एमपीसी की वैल्यू दे रखी होगी, एमपीसी कितना दे रखा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे हमने 0.90 लिया एमपीसी, ठीक है, यानी कि उसके अकॉर्डिंग आपने क्या देखना है, आपने आपकी चेंज इन यानी कि इनकम को आप कंज्यूम भी करोगे और आपकी सेविंग में भी चेंज आएगा, क्लियर। चेंज इन कंजम्पशन कितना होगा आपने देखना है, 100 इंटू जो एमपीसी दे रखा है 100 इंटू 0.090 जब करोगे तो आपके पास 90 आएगी वैल्यू। एमपीसी कितना है 90, और 90 यानी कि हमें पता है फिर चेंज इन सेविंग कितना है अदर्स, जो हमने कंज्यूम किया है ये नेचुरली किसी की इनकम बनी, अब ये आपके पास किसी की इनकम बनी 90, और उसने क्या किया, जब उसके पास 90 करोड़ इनकम आई इकोनॉमी में, 90 करोड़ इनकम आई, तो ये एमपीसी के अकॉर्डिंग हमने क्या यहाँ पे आएगा, फिर आपने कैलकुलेट करना है, जैसे कि 90 को अपने 0.90 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है 81, और ठीक है, इसमें से जो माइनस करोगे यानी कि 9 सेविंग हुई। ऐसे ही फिर ये किसी की इनकम बनी 81, तो ये आप उसके अकॉर्डिंग फिर ये आपकी कंजम्पशन आ रही है चेंज में इकोनॉमी की, है उसकी सेविंग में चेंज आ रही है, ठीक है। ये आपके राउंड चलते रहेंगे, आपको सारे राउंड ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, बस आपने एंड पे ये दिखाना है कि जब हमारी 10% 100 हमने इन्वेस्टमेंट की थी इकोनॉमी में, चेंज आया जब किया तो उस पर हमारी यहाँ पे क्या वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है ना। हमने बताया ये डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ के निकाल लोगे आप, के पता है कैसे निकाल सकते हो, आपको वहाँ पे एमपीसी दे रखा है 1 माइनस एमपीसी, ठीक है, यानी कि आप इसको ऐसे कर सकते हो 0.90, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन, ठीक है, 0.1010, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 100/10 यानी कि कट कटा के आपके पास 10, यानी कि के की वैल्यू आपके पास आ रही है 10, यानी कि आपके पास यहाँ पे 1000 आना चाहिए अगर आप यहाँ पे 100 ले रहे हो, ठीक है। 100 चेंज इन्वेस्टमेंट आने से इकोनॉमी में 10 गुना यानी कि के क्या है 10 टाइम इंक्रीज होगी इनकम, यहाँ पे आपका 1000 आना चाहिए। फिर एमपीसी के वैल्यू के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इसको डिवाइड कर दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 900 कंजम्पशन पे और 100 आपने सेविंग का इकोनॉमी की, ठीक है। ये इसकी है इन्वेस्टमेंट वर्किंग ऑफ मल्टीप्लाई, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को अपने क्रेडिट मल्टीप्लायर से कंफ्यूज नहीं करना, क्लियर। और पेपर में आपके पास यहाँ पे एक न्यूमेरिकल की वेटेज 100% रहेगी 2-3 मार्क्स की, ठीक है। तो क्या है आपके लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आपके पास हैं, यानी कि वाई इनकम को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग, क्लियर। फिर ए एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्रीगेट सप्लाई जिसको आप नेशनल इनकम भी बोल रहे हैं इज इक्वल टू सी प्लस एस, consumption plus saving, clear. APC average propensity to consume is the ratio of consumption corresponding level of income, ठीक है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, और 1 माइनस APS
ऐसे भी इसकी वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। और ये आपने कंडीशन देखनी है कि कौन सी वहाँ पे एप्लीकेबल है, ठीक है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू सेविंग अपॉन इनकम इज इक्वल टू 1 माइनस एपीसी, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। वाई? बिकॉज आपके पास एपीसी और एपीएस दोनों को ऐड करके 1 आता है। क्लियर? एक की वैल्यू आपके पास पता है तो दूसरी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एमपीसी इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम और इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। क्लियर? एमपीएस चेंज इन कंजम्पशन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी। बिकॉज ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज इन दोनों को एमपीसी और एमपीएस दोनों को ऐड करके 1 आता है। क्लियर? फिर आपके पास ये एक कंजम्पशन इक्वेशन क्या थी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आपने निकालना हो तो सी इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस एमपीसी इनटू इनकम, ठीक है। इनकम यानी कि नेशनल इनकम दे रखी होगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एमपीसी, आप एमपीसी भी लिखा हो सकता है, बी भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर? बी इज इक्वल टू एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। क्लियर? फिर सेविंग आप कैसे निकाल सकते हो? सेविंग इक्वेशन आपके पास आ रही है, ऑटोनोमस कंजम्पशन है यानी कि ये माइनस में है, प्लस 1 माइनस एमपीसी इंटू वाई या 1 माइनस बी भी कह सकते हैं, यानी कि ऑटोनोमस कंजम्पशन माइनस प्लस एमपीएस इंटू वाई। ये आपके पास आ गया सेविंग, जो इक्वेशन से आप उसका सेविंग कितना हो रही है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। फिर ऐसे कई बार इक्विलिब्रियम कब है इकोनॉमी में देखा जाएगा, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर करनी है आपने। एग्रीगेट सप्लाई मोस्टली दी होती है नेशनल इनकम, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट आप फिल करोगे सी प्लस आई, ठीक है। और सी यहाँ से वैल्यू नहीं दे रखी तो आप यहाँ से निकाल लोगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट दे रखी होती है, ठीक है। तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। इक्विलिब्रियम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ये आपने बताना है। क्लियर? ऐसी दूसरी अप्रोच सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। सेविंग आपकी ऐसे यहाँ से आप यहाँ से इक्वेशन से वैल्यू ले लोगे, आई दे रखा होगा। क्लियर? फिर आपके पास कई बार ना उसने ऑटोनोमस कंजम्पशन हमें पता है और एक ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट है, इन दोनों की वैल्यू कंबाइंड दे रखी होती है, तो यानी कि उसके ऊपर सिंबल होता है ए बार, ठीक है। तो ये ऑलरेडी के ऊपर कंबाइंड भी दे रखी होता है, ये बी केयरफुल, ठीक है। फिर आपके पास के इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और के की वैल्यू आपके पास ऐसे भी निकलेगी 1/1 माइनस एमपीसी, के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस। कौन सी आप सूटेबल होगी आपको देखना है वहाँ पे, ठीक है। ये छोटे छोटे हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, न्यूमेरिकल इसके इजी से है। लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज आपके पास है, बाकी डिटेल लेक्चर मेरे आपके साथ में टैग करूंगी अपने इस लेक्चर के साथ। क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड क्या होती है? एक्सेस डिमांड मतलब व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी कि इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई है तो इट विल एक्सेस डिमांड। और जब भी एक्सेस डिमांड होगी तो मींस इन्फ्लेशनरी गैप आएगा, ठीक है। कैसे? यानी कि वही ओ एक्सिस पे आपके पास एम्प्लॉयमेंट इनकम आउटपुट है, वाई एक्सिस पे एग्रीगेट डिमांड है। ये आपको पता है आपके पास एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, नेशनल इनकम भी कहते हैं इसको 45 डिग्री के एंगल पे। क्लियर? ये आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड है। एग्रीगेट डिमांड मतलब सी प्लस आई कंपोनेंट है इसके, ठीक है। यानी कि ये आपकी इकोनॉमी में यानी कि जो प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हियर इक्वल, ठीक है। अब क्या हो रहा है इकोनॉमी में कुछ रीजन से, यानी कि इन्वेस्टमेंट जो है मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण क्या है कि वो एग्रीगेट डिमांड आपकी यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ पे जा रही है AD1। क्यों गई? बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। यानी कि ये आपका इक्विलिब्रियम यहाँ पे हो रहा है, यानी कि इट इज ए सिचुएशन ऑफ, यहाँ पे आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये फुल एम्प्लॉयमेंट की एग्रीगेट डिमांड है यानी कि फुल एम्प्लॉयमेंट, पर नाउ जो इक्विलिब्रियम आपका हो रहा है वो बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो इकोनॉमी में है आपके पास, ये वाला जो आपके पास गैप आ रहा है दैट इज एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड, ठीक है। यानी कि हियर मतलब डिमांड एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और आपने ये याद रखना है, ये जो आपकी एग्रीगेट डिमांड जो है ये अबे यानी कि हमने प्लान इतनी की थी इकोनॉमी ने, एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई जो प्लान इतनी थी, यानी कि अब एग्रीगेट डिमांड यानी कि एक्चुअल में हुई कितनी, एक्चुअल में डिमांड ज्यादा हुई है, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। तो ये जो आपके पास गैप आ रहा है दैट इज एक्सेस डिमांड, और इसको आप इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, इन्फ्लेशनरी गैप। क्लियर?
यानी कि इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, एग्रीगेट सप्लाई हो जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड बराबर है, ठीक है। इकोनॉमी में मतलब एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होने के कारण एग्रीगेट डिमांड यानी कि जो आपने सोचा था वो नहीं है, एक्चुअल में कुछ हो रही, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई तो यानी कि जो आपका ये वाला गैप आ रहा है यहाँ पे, ये कह सकते हो आप ये वाला, दैट इज एक्सेस डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप। और कारण क्या थे जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, उसके रीजन क्या है, लोगों की जो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थी वो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इंक्रीज हो रही थी, इंक्रीज हुई, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है। इससे लोग ज्यादा चीजों की डिमांड करने लग पड़े। टैक्सेस, टैक्सेस यानी कि जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है, गवर्नमेंट के टैक्सेस में फॉल था, ठीक है। फॉल था यानी कि जो टैक्सेस अगर कम होएगा तो हमारी जो डिस्पोजेबल इनकम होती है, जिसको हम आफ्टर द टैक्स पेमेंट के बाद जो हमारे पास बचता है, वो डिस्पोजेबल इनकम हमारी राइज होती है। यानी कि लोगों के पास फिर इनकम, डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा होने के कारण वो चीजों की डिमांड ज्यादा कर रहे थे, यानी कि फॉल इन टैक्सेस था जिसके कारण डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा थी, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हुई। और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट का खुद का एक्सपेंडिचर भी जो था वो राइज हो रहा था, राइज है, दैट्स व्हाई एग्रीगेट डिमांड इज मोर। और जो इंपोर्ट है इकोनॉमी में, यानी कि जो डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है कई बारी, ठीक है, तो उसके कारण जो इंपोर्ट थे वो फॉल हो रहे थे, इंपोर्ट फॉल हो रहे थे, और एक्सपोर्ट थे इंक्रीज हो रहे थे। जब भी डेप्रिसिएशन होती है तो आपको एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाते हैं और इंपोर्ट कम हो जाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंक्रीज होने के कारण भी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा थी एग्रीगेट सप्लाई से, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट कई बार अपनी जो उसके एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं रिसीप्ट से, यानी उसको फिर उसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, डेफिसिट को पूरा करने के लिए डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है, यानी कि न्यू करेंसी की मतलब इकोनॉमी में सप्लाई होती है, तो जिससे भी क्या होता है इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आती है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है वो राइज हो रही है जिसके कारण आपके पास इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो रही है, यानी कि ये सारे उसके रीजन है कि व्हाई एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। और इसका इन्फ्लेशनरी गैप का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, यानी कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट है पहले आपके पास आउटपुट, आप आउटपुट को, इस आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते, बिकॉज क्यों नहीं कर सकते, ये फुल एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज, जितना आपके पास पोटेंशियल है इकोनॉमी के पास, वो सारा यूज कर चुकी है। यानी कि अगर आपके पास एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा डिमांड है, ये सिचुएशन आ रही है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इकोनॉमी में, ठीक है। और ये एम्प्लॉयमेंट पे भी, यानी कि आउटपुट पे नो इफेक्ट पड़ा, क्लियर। और एम्प्लॉयमेंट, आप एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट है, ये जो हमारा इक्विलिब्रियम है ये बियॉन्ड द फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। तो ये प्राइसेस, हाँ प्राइसेस जरूर इंक्रीज होंगे बिकॉज, क्योंकि ये डिमांड ज्यादा है सप्लाई से, तो प्राइसेस विल राइज, ठीक है। आपके पास ये क्लियर एक्सेस डिमांड। और ऐसे ही आपके पास आ रहा है डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड मतलब एक्स एक्सिस इज क्लियर, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट है, एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि भाई आपके पास एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये एक एग्रीगेट डिमांड है इकोनॉमी की, ठीक है, सी प्लस आई कंपोनेंट, क्लियर। अब कुछ कारणों से यानी कि एक्सपेंडिचर है जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, यानी कि आपका इक्विलिब्रियम जो हमारा जो प्लान था एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का यहाँ पे था, वो एक्चुअल में यानी कि एक्स पोस्ट डिमांड निकली कितनी, ड्यू टू इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम होने के कारण आपकी जो वो थी एग्रीगेट डिमांड ये बनी, ठीक है। यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट कम होने के कारण ये मतलब, ठीक है, क्लियर, जो इन्वेस्टमेंट थी कम हो रही थी, तो ये आपके पास एक बनी न्यू एग्रीगेट डिमांड, यानी कि अब आपका ये जो यहाँ पे इसको यहाँ पे कट कर रही है, ठीक है, ओके क्लियर। यानी कि आपके पास ये आपकी एक्चुअल आपने प्लान इतनी की थी और एक्चुअल में हुई कितनी डिमांड यहाँ पे, दिस वन, ये ई था, इस एफ को ले लो को, यानी कि ये जो ई और एफ का गैप है आपके पास, ये फुल एम्प्लॉयमेंट थी पहले, ये एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट पे है, ठीक है, यानी कि प्लान इतनी थी, क्लियर, प्लान इतनी थी और एक्चुअल में हुई इतनी, ठीक है। तो यानी ये जो गैप आपके पास आ रहा है, दिस गैप इज डेफिशिएंट डिमांड, और डेफिशिएंट डिमांड विल लीड टू डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप। ऐसे आपको एक डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, डायग्राम आपने देना है, मीनिंग दोगे, एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है,
कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये अंडर अनएम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, ठीक है। और ठीक है, आप इसकी डायग्राम बना सकते हो और इसका बता सकते हो ये सारे रीजन हो गए और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अब आगे इसके रीजन कि क्यों इकोनॉमी में डेफिशिएंट डिमांड हो रही है, इससे उल्टे चलते जाओगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब यानी कि लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम हो रही है, लोग चीजों की डिमांड कम कर रहे हैं। टैक्सेस, अब गवर्नमेंट ने क्या था, जो टैक्सेस ज्यादा लगा रही है, ज्यादा लगाने के कारण पब्लिक जो है वो उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम हो रही है, चीजों की डिमांड कम कर रही है, यानी कि राइज इन टैक्सेस है यहाँ पे। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे कम हो रहा है, ये सारा इससे उल्टा चलते जाओगे। इम्पोर्ट हमारे ज्यादा हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा कम हो रहा है, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में कम हो रही है, जिसके कारण आपकी जो एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है, ठीक है। यानी कि जो आपकी प्लान जो एक्सपोज एग्रीगेट डिमांड हुई है वो कम हुई है, क्लियर। ये आपके पास उसके रीजन आ गए। अब इसका आएगा इफेक्ट, सेम ऐसे ही इफेक्ट, इसका आउटपुट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो ये हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है और डिमांड आपको यानी कि चीजों की डिमांड कम हो रही है, तो क्या होगा इसका आउटपुट पे क्या, यानी कि जो हमारा इकोनॉमी में जो फॉर्म्स का जो इन्वेंट्री थी, जो उन्होंने प्लान सोची थी, वो राइज हो रही है। तो जिसके कारण वो क्या करेंगे, इसको आउटपुट को अपनी आउटपुट को कम कर देंगे, ठीक है ना। उनके पास पहले ऑलरेडी स्टॉक काफी बड़ा है, आउटपुट को कम कर दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट, हाँ एम्प्लॉयमेंट को भी फिर कम करना पड़ेगा, बिकॉज अगर चीज़ों की डिमांड ही नहीं है तो वो हमने अपनी जो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन थी उसको मतलब जो एम्प्लॉयमेंट थी उसको कम कर दिया जाएगा, आउटपुट कम चाहिए हमें, ठीक है। यानी कि जब आपके पास डेफिशिएंट डिमांड होती है तो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट आती है इकोनॉमी में, ठीक है। लोगों को अपनी मर्जी के बिना, ठीक है ना, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो, ठीक है। उनको अपनी मर्जी के बिना फिर मतलब हर कोई चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, बट उसको फिर अनएम्प्लॉयमेंट, दैट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट आपकी कम होएगी। और प्राइसेस, इसका प्राइसेस पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी में प्राइसेस भी कम होंगे, डिमांड कम है तो इकोनॉमी में प्राइसेस भी कम होंगे, ठीक है। ऐसे अगर आपको ये डिफरेंस पूछा जाता है तो आराम से इजीली आप यू कैन मतलब आप इसका डिफरेंस दे सकते हो, क्लियर। अब हमने डिस्कस करना है कि मतलब गवर्नमेंट या आरबीआई कैसे इस एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को करेक्ट कर सकती है, क्योंकि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी चाहिए, ज़्यादा डिमांड भी नहीं अच्छी और ज़्यादा डिमांड कम भी नहीं अच्छी, क्लियर। तो क्या क्या उनके मेजर्स हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट के जो आता है उसके एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे या और भी इसके मतलब जो उस पॉलिसी उसके एक्सपेंडिचर के साथ रिलेटेड है, स्पेंडिंग के साथ रिलेटेड है, दैट इज फिस्कल पॉलिसी का एक्सपेंडिचर पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा गवर्नमेंट के जो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेजर सोर्स ऑफ इनकम गवर्नमेंट का टैक्सेस है, तो दूसरा उसका आएगा रेवेन्यू पॉलिसी। यानी कि फिस्कल पॉलिसी को लेकर गवर्नमेंट कैसे अपनी एक्सेस डिमांड को मतलब करेक्ट कर सकती है, क्या टूल अपनाएगी। पहले तो गवर्नमेंट जो अपनी एक्सपेंडिचर है यानी कि उसको क्या कर देगी, अगर इकोनॉमी में ऑलरेडी डिमांड ज्यादा है यानी कि लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को कम कर देगी, ठीक है। दूसरा रेवेन्यू पॉलिसी में टैक्सेस पे क्या कैसे करेक्ट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट अपने टैक्सेस को इंक्रीज कर देगी। टैक्सेस इंक्रीज करने से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो वो चीजों की डिमांड कम करेंगे, यानी कि क्या कर देगी, टैक्सेस को ज्यादा कर देगी, क्लियर। ये था फिस्कल पॉलिसी में एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट के द्वारा। अब आ रहा है मॉनिटरी पॉलिसी। मॉनिटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा जो, ठीक है, उसके दो टूल्स आएंगे आपके पास, एक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमने वैसे भी डिस्कस इसको मनी एंड सप्लाई में भी किया हुआ चैप्टर में अच्छे से डिस्कस। पहले आ रहा है आपके पास बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, यानी कि जो द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कमर्शियल बैंक। अगर देखेंगे कि इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, लोगों के पास पैसा ज्यादा, एक्सेस डिमांड है, तो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इस बैंक रेट को इंक्रीज कर देती है, बैंक रेट को इंक्रीज कर देगी, जिससे क्या होगा कि उसकी जो कमर्शियल बैंक की जो बोरिंग रेट ज्यादा होएगा तो वो आगे फिर लोगों को ज्यादा रेट में, लैंडिंग रेट भी उसका ज्यादा होता है फिर, ठीक है। जिससे क्या होगा, जो इकोनॉमी में जो क्रेडिट क्रिएशन फिर कम होएगा, ठीक है ना, यानी कि मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो जाएगी, क्लियर। यानी कि अगर बैंक रेट यानी कि द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव लोन टू कमर्शियल बैंक, इसको वो रेट को हाई कर देती है, ठीक है, जिससे क्लियर। तो ऐसे ही ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है और रेपो रेट भी सेम ही है बट वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कई बार सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से पैसा लोन ले लेता है,
अगर देख रहे हैं कि इकोनॉमी में डिमांड ज़्यादा है तो क्या करेगा फिर सेंट्रल बैंक उसको मतलब हाई रेट ऑफर करके कमर्शियल बैंक से पैसा लोन ले लेता है कि ताकि उनके पास जो कमर्शियल बैंक के रिजर्व कम हो जाएंगे, जिससे वो क्रेडिट क्रिएशन इकोनॉमी में कम कर पाएगा। क्लियर। रिवर्स रेपो रेट को भी इंक्रीज कर दिया जाता है। फिर आपके पास इसमें आ रहा है LLR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसके दो कंपोनेंट आते हैं, CRR कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है। CRR क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो, जो आपका मिनिमम परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का जो पोर्शन है वो कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है रिजर्व। अगर तो इकोनॉमी में वही एक्सेस डिमांड चल रही है तो क्या करेगी RBI, इस रेट को CRR को इंक्रीज कर देती है। इंक्रीज करने के क्या होता है, कमर्शियल बैंक के पास जो उसके रिजर्व एक्सेस रिजर्व बचेंगे वो कम बचेंगे, जिससे वो क्रेडिट क्रिएशन कम कर पाएगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को ठीक किया जा सकता है। क्लियर। ऐसे ही SLR जो उसको जो पोर्शन अपने पास खुद रखना पड़ता है कमर्शियल बैंक को रिजर्व का, तो इस रेट को भी वो इंक्रीज कर देती है। ठीक है। क्लियर। फिर आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन, शॉर्ट फॉर्म OMO, आपने पेपर में पूरी लिखनी है। ठीक है। OMO ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्या होता है कि गवर्नमेंट RBI क्या करती है, अगर इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है, ठीक है, इकोनॉमी में पैसा ज्यादा है तो ये मतलब सेल कर देती है गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को, सेल कर देगी जिससे क्या होगा कि वो लोग कमर्शियल बैंक उसको परचेज कर लेंगे, तो जिससे कि उनका भी इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई कम होएगी। क्लियर। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन एक्सेस डिमांड ओपन मार्केट ऑपरेशन है, RBI क्या करती है, सिक्योरिटी जो गवर्नमेंट के बिहाफ पे जो सिक्योरिटीज होती है उसको सेल कर देती है। ठीक है। फिर ये थे आपके पास क्वांटिटेटिव। फिर आगे आपके पास क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है मतलब ये आपके पास अमाउंट ऑफ लोन एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोवर अगेंस्ट द लोन। यानी कि मार्जिन, इसमें क्या करती है बैंक अपना मार्जिन रखता है अपने जो लोन उसने प्रोवाइड करना है, तो जो उसको उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफर्ड की गई है उसका बीच में क्या मार्जिन। ठीक है। अगर तो वही मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा है तो RBI क्या करता है, इस मार्जिन रिक्वायरमेंट को ज्यादा मतलब कर दिया, इंक्रीज कर दिया जाता है कि ताकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो सके। ठीक है। ये आपके पास था इसके ये क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। और ऐसे ही आपके पास डिफ्लेशन में क्या है, डिफ्लेशन में भी ऐसे ही साथ के साथ वो उल्टा चलते जाएंगे। फिस्कल पॉलिसी है, अगर डिमांड कम है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी जो एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज कर देगी। ठीक है। टैक्सेस है, ठीक है, अगर आपके पास टैक्सेस है गवर्नमेंट्स में डिफ्लेशन के दौरान अपने टैक्सेस को कम कर देगी, यानी लोगों के पास पैसा ज्यादा बचे, वो चीजों की डिमांड ज्यादा कर पाए। मॉनेटरी पॉलिसी में वही बैंक रेट को कम कर दिया जाता है कि ताकि कमर्शियल बैंक फिर ज्यादा लोन लेगा सेंट्रल बैंक से, और कमर्शियल बैंक की जो आगे रिजर्व ज्यादा होंगे तो फिर वो आगे लोगों को यानी कि इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन मनी सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है। इसमें यानी कि ड्यूरिंग डिफ्लेशन बैंक रेट को कम कर दिया जाता है, रेपो रेट को भी कम कर दिया जाता है, रिवर्स रेपो रेट को भी। ठीक है। और SLR जो और कैश रिजर्व रेशियो है, इन दोनों को भी कम कर दिया जाता है। और दूसरा जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट क्या करती है, इस सिक्योरिटी को परचेज कर लेती है। ड्यूरिंग डिफ्लेशन ये परचेज कर लेती है, याद रखना है। ठीक है। क्योंकि लोगों के पास इकोनॉमी में पहले पैसा नहीं है तो RBI खुद परचेज कर लेती है। क्लियर। फिर आ रहा है आपके पास क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट में क्या करेगी, जब ड्यूरिंग डिफ्लेशन जब डेफिसिट डिमांड है तो RBI क्या करती है, इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट का होता है, इसमें मार्जिन का जो रेट है ये मार्जिन रिक्वायरमेंट के रेट को कम कर दिया जाता है, यानी कि लोगों को जो लोन देना है वो ज्यादा प्रोवाइड किया जाता है, मार्जिन अपना कम कर दिया जाता है। क्लियर। और मॉरल सुएशन, वही लोगों को मतलब बैंक्स को प्रेशराइज भी किया जाता है कि अपने रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें। क्लियर। ये थे आपके पास पूरा चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन वन शॉट। ठीक है। अच्छे से सुनिए, अगर कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो दोबारा सुने, बीच में जहाँ भी प्रॉब्लम लग रही है, अदरवाइज यू कैन आस्क मी कमेंट बॉक्स में से कोई भी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी।